दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विथ अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉटन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके टीजीटी पीजीटी होम साइंस के लिए। और उसमें आपका जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में एक अहम भूमिका निभाता है आपका कपास। और कपास से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं सारे प्रश्नों को देखते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं कपास। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कपास। कपास को ही इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। और जो कॉटन शब्द की उत्पत्ति होती है यह आपके क्वाटम से होती है। क्वाटम जो हुआ करता है यह आपका अरेबिक भाषा का एक शब्द है और इसी अरेबिक भाषा के शब्द क्वाटम से ही आपके कॉटन की उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए, इतनी बात हो गई। और जो कॉटन का इतिहास रहा है, कॉटन को लगभग 5000 वर्ष पहले से ही कॉटन को लगभग 5000 वर्ष पहले से प्रयोग में लाया जा रहा है। यानी कि कितने पहले से इसका प्रयोग कर रहे हैं? प्रयोग की बात करें तो लगभग 5000 ईयर पहले से। यानी कि कपास का जो हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं वस्त्र के रूप में, यह 5000 वर्ष पहले से ही हो रहा है। अगर हम जो हमारा कॉटन है, कपास है, इसके हम चक्र की बात करें, यानी कि फसल को बोने से और पुनः हार्वेस्टिंग यानी कि काटने तक के बीच का जो समय होता है, यही फसल चक्र कहलाता है। यह कितने दिन का समय होता है? तो यहाँ पे हम इसके चक्र की बात करें, फसल चक्र की बात करें, फसल चक्र की बात करें तो नॉर्मली 1 ईयर या इसी को 200 दिन। आपको पता है कि एक वर्ष में 265 दिन होता है, लेकिन यदि हम 200 दिन के बाद पुनः यदि हम बोना चाहें तो वहाँ पे उसके लिए भी, खेत के लिए भी समय चाहिए और ये तुरंत हम बो भी दें तो उससे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए एक वर्ष को लिया जाता है। फसल चक्र की बात हो गई। अब वहीं पे जो कपास का पेड़ होता है उसकी लंबाई को जान लें। अच्छा हाँ, यहीं पे जान लीजिए कि जो कपास का पौधा हुआ करता है उसी को ही, उसका नाम क्या है? गैस्पियन के नाम से जानते हैं। कपास के उसका जो वैज्ञानिक नाम है गोसिपियन या गैस्पियन के नाम से जानते हैं। कपास के पेड़ का रासायनिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम नहीं। कपास का वैज्ञानिक नाम, और ये आपसे बार बार पूछता है तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है गोसिपियन। इसका जो रासायनिक वैज्ञानिक नाम हुआ करता है गोसिपियम। यहाँ पीयू है, यम है। इसका वैज्ञानिक नाम हुआ करता है गोसिपियम। वहीं पर यदि हम इसके पौधे की लंबाई की बात करें, कपास के लंबाई की बात करें, पेड़ के लंबाई की बात करें तो ये आपका होता है 3 से 6 फीट तक लंबा होता है। 3 से 6 फीट इसकी लंबाई होती है कपास के पौधे। और इसका जीवन काल आप लोगों ने देखा कि 1 ईयर या 200 का फसल चक्र होता है। वहीं पे जब बात आती है, इतनी हम लोग बात हो जाती है, तब आती है कपास का जन्मदाता देश कौन सा है? कपास का जन्मदाता देश कौन सा है? तो जन्मदाता देश की बात आती है तो जन्मदाता देश तो भारत है। अब देखिए, भारत है। भारत क्यों है? क्योंकि जो कपास होता है, कपास के उत्पादन के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए और उष्णकटिबंधीय जलवायु के साथ साथ उसको चाहिए काली क्षारीय युक्त मिट्टी। भारत के जिन क्षेत्रों में काली क्षारीय युक्त मिट्टी पाई जाएगी और वहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय होगी, वहाँ पे इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो यदि हम भारत के निरपेक्ष में बात करें तो आप लोग देखेंगे कि आपका गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा और आपका मध्य प्रदेश। यानी कि कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। तो आपसे कहीं कहीं पूछता है कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कपास का उत्पादन अच्छी मात्रा में किया जाता है। तो यहीं पे जान लीजिए कि जन्मदाता देश भारत है, लेकिन भारत में इसका उत्पादन किन किन राज्यों में होता है? तो महाराष्ट्र, EMH,
मध्य प्रदेश, एमपी, तेलंगाना और गुजरात। यहीं पर यदि आपसे पूछे विश्व में, तो हमने आपको एक चीज़ बताया कि जहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय होगी और वहाँ की मृदा जो होगी वह आपकी काली होगी, काली के साथ क्षारयुक्त होगी। तो अगर हम विश्व की बात करें, जो सबसे अधिक उच्च गुणवत्ता का जो कपास हुआ करता है, उसमें आपका नाम आता है किसका? मैक्सिको और यूएसए। यानी कि वहाँ की अधिकतर जो मिट्टी होगी, क्षेत्र होगा, काली होगी और वहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय। और यहीं से आपसे पूछता है कि उच्च गुणवत्ता, यानी कि जो आपका मैक्सिको और यूएसए के यहाँ के उच्च क्वालिटी के आपके कपास प्राप्त किए जाते हैं। अगर विश्व की बात करेगा तो वहाँ पे आपको 2 देश मिल जाएंगे। चलिए, यहीं से क्वेश्चन और पूछता है आपसे कि कपास की जो कल्टीवेशन हुआ करता है, कल्टीवेशन का तात्पर्य ही बोने से है। आप लोग देखते हैं कि जो ट्रैक्टर में फार लगता है, जो बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका नाम ही कल्टीवेटर होता है। तो कल्टीवेशन, बुआई। तो जो कल्टीवेशन होता है उसका समय आपसे पूछता है कि कपास की बुआई किस मौसम में की जाती है, और आपसे भिन्न तरीक़ों से आपको फंसाने का प्रयास करता है। वहाँ पे देता है बसंत ऋतु में, गर्मी में, बरसात में, ये सारी क्वेश्चन आपसे पूछता है। जो उसका कपास के बोने का जो समय होता है वह आपका मार्च से मई होता है। अर्थात इसको हम देखेंगे तो वही गर्मी की शुरुआत होती है। तो इसको आप जान लेंगे तो इसके अनुसार जो है आप कर सकते हैं। क्या कब से कब होता है? मार्च से मई के बीच में इसके भारत में इसकी बुआई का समय होता है। वहीं पर आपसे पूछता है जो इसके कोए होते हैं, जहाँ पे रोई मिलती है हमको, जिससे उसके जो फल हुआ करता है, जहाँ से रोई मिलती है, वहीं पे क्वेश्चन बनता है कि हार्वेस्टिंग का समय कब होता है। तो इसके जो हार्वेस्टिंग का समय होता है, अगर हम वहाँ से जोड़ेंगे 200 दिन को जोड़ेंगे, या नॉर्मली हम लोग जान लें कि लगभग दिसंबर लास्ट, नवंबर लास्ट, दिसंबर और जनवरी प्रारंभ, यही इसके हार्वेस्टिंग का समय हुआ करता है। तो यहाँ से 2 चीज़ें हो गई। और यहीं से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, जो कि कपास के पौधों को प्रभावित करने वाला कीड़ा कौन सा है, तो उसका नाम है मालवर्म। यहीं से सारी चीज़ें जान लीजिए। बुआई मार्च से मई, कटाई माने हार्वेस्टिंग दिसंबर, कीड़ा जो इसे प्रभावित करता है मालवर्म। ये बात हो गई। और यहीं पर आपसे पूछता है बार बार कि अभी मैं पुनः इसकी चर्चा भी करूँगा, लंबाई को लेकर बात करता है। तो अगर हम इसके जो रेशे होते हैं उसकी लंबाई को पूछता है, तो इसकी लंबाई होती है, लंबाई, ये सारे आपके परीक्षा के भाग बनते हैं बार बार। लंबाई होती है 1/1/2, यानी कि 1.5 इंच से आपका 2.5 इंच इसकी लंबाई होती है। इसके रेशे की लंबाई होती है 1.5 इंच से 2.5 इंच। और कीड़ा लगने वाला मालवर्म हो गया, हार्वेस्टिंग जान लिया। और यहीं पे लंबाई होती है। और कपास के छोटे तंतु को नाइल कहते हैं। कपास के छोटे तंतु को नाइल, यह बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कपास के छोटे तंतु को किस नाम से जानते हैं? और यहीं से आपका लिनन का भी पूछता है। तो लिनन के चैप्टर में हम चर्चा करेंगे ही चलेंगे, लेकिन यहीं पर जान लीजिए, ये जो लिनन का छोटा तंतु होता है उसे टो के नाम से जानते हैं। TOW, टो हुआ करता है, टो के नाम से जानते हैं। और लेकिन लिनन के चैप्टर में उसकी चर्चा करेंगे। तो इतनी बात हो गई। अब देखिए आगे, इतना आप लोगों ने जाना। इसके आगे देखिए, सबसे पहले 1818 का समय आता है। 1818, सबसे पहले 1818 में कोलकाता में सूती मिल कारखाना खोला गया। 1818 में प्रथम सूती मिल कारखाना, यह कारखाना कहाँ खोला गया? कोलकाता में। प्रथम सूती मिल कारखाना 1818 में कोलकाता में खोला गया। यहीं पे जान लीजिए, प्रथम की बात आ गई तो जो एक कसूती काटन हुआ करता है, कसूती काटन भारत के काटन का प्रतिनिधित्व करने वाला ब्रांड या लोगो लॉन्च किया गया।
कब लॉन्च किया गया, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसे हमें याद रखना होगा। यानी कि भारत का ब्रांड और लोगो कसूती कॉटन को कब लॉन्च किया गया, तो वह समय आता है 7 अक्टूबर 2020। 7 अक्टूबर 2020 को कसूती कॉटन को भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला लोगो और ब्रांड के रूप में लॉन्च किया गया। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको पता है जो उस समय वर्तमान में जो कपड़ा मंत्री रहे होंगे उनके द्वारा। तो अगर हम कपड़ा मंत्री की बात करें तो आपकी श्रीमती स्मृति ईरानी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, यहीं पर बात आती है कि 7 अक्टूबर 2020 को ही लॉन्च क्यों किया गया, क्योंकि 7 अक्टूबर को ही हम विश्व कपास दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन हाँ, कब से मनाते हैं, तो कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ठीक और ठीक 1 वर्ष पहले चले आइए। यानी कि प्रथम विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2019। यानी कि विश्व कपास दिवस मनाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वह 2019 से प्रारंभ होती है और इसके ठीक और ठीक 1 वर्ष यानी कि द्वितीय विश्व कपास दिवस के अवसर पर जो है कसूती कॉटन को भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया। इतनी बात हो गई कसूती कॉटन को लेकर के। अब यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो कॉटन का क्रम हुआ करता है, क्रम क्या है, कैसे है। हमारा डेस्टर का हुआ, चलिए इसके हम क्रम की बात करें। रुकिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं कॉटन उत्पादन का क्रम। यहाँ पे मैंने उनका पहला अक्षर लिख दिया है और इसी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपका आता है कि हम लोग ने कल्टीवेशन बुआई, लेकिन इसके जब क्रम की बात होती है तो हार्वेस्टिंग से लेते हैं। सबसे पहले यस से हार्वेस्टिंग हो जाएगा, हार्वेस्टिंग। आपका दूसरा हो जाएगा गिनिंग, यस से सॉर्टिंग, बी से बाइलिंग, ओ से आपका हो जाएगा ओपनिंग, आपका सी से हो जाएगा कार्डिंग यानी कि धुनाई। जब धुनाई की प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद होगा आपका कॉम्बिंग यानी कि कंघी करना। कॉम्बिंग की प्रक्रिया हो गई, पुनः आपका डी से हो जाएगा ड्रॉबिंग यानी कि खींचना। ड्रॉबिंग की प्रक्रिया हो गई, अब आपका होगा रोबिंग। रोबिंग माने कि घुमाना यानी कि अब हो जाएगा स्लीवरिंग यानी कि पोनी बनाना। स्लीवरिंग पोनी बनाना। पुनः आपका हो जाएगा स्पाइनिंग कताई, स्पाइनिंग डबल एन होगा, स्पाइनिंग कताई। वीविंग यानी कि बुनाई, एफ से आपका हो जाएगा फिनिशिंग। डी फॉर डाई, पी फॉर प्रिंटिंग। अब देखिए हार्वेस्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। हार्वेस्टिंग मतलब जो कुएं था जिसमें आपके कपास का फल होता है, जिसमें रुई एकत्रित होती है और आपसे पूछता है कि आपका जो कपास होता है यह आपका वनस्पति जगत का है और वनस्पति जगत में आपके बीज से प्राप्त होता है। ये आपकी जो कपास होता है यह बीज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उसी के ऊपर एक संरचना होती है, एक फाइबर होता है, उसी को हम लोग जो है कपास के नाम से जानते हैं। तो यही आपका हार्वेस्टिंग है यानी कि कुएं को एकत्रित करना। गिनिंग की बात आती है। गिनिंग का मतलब होता है कि जो उसके बीज हैं उन्हीं बीजों को निकालना गिनिंग प्रक्रिया कहलाती है। और यहीं से आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि बीजों को निकालने यानी कि बिनौले को निकालने के लिए जो मशीन है उसका नाम क्या है। उसका नाम है कपास जिन यानी कि कॉटन जिन। यहीं पे जान लीजिए कॉटन जिन।
इसके बाद देखिए सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में इसको छांटा जाता है, छोटे रेशे को बड़े रेशे को। यहाँ पे बॉइलिंग की बात आती है, बॉइलिंग की बात आती है, तो इसमें जो है गट्ठर को बनाया जाता है। और यह गट्ठर आप लोग देखेंगे और आपसे बहुत अंदर की बात करेगा तो ये लगभग 500 पाउंड के बनाए जाते हैं। यहीं पर आपको कमेंट करना होगा 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम होता है। और इसका जो गट्ठर बनता है लगभग 500 पाउंड का गट्ठर बनता है। और इसी गट्ठर में बांध करके आपको फैक्ट्री तक ले जाया जाता है और वहाँ पे उसको ओपन किया जाता है। और यहीं से एक क्वेश्चन पूछता है कि उसको गट्ठर को खोलने के लिए यानी कि ओपनिंग प्रक्रिया और पुणे वहाँ पर जो है कार्डिंग प्रक्रिया के लिए जो मशीन यूज उसका नाम क्या है, तो इसको आप लोग कमेंट करना होगा। ओपनिंग प्रक्रिया हो गई। उसके बाद देखिए कार्डिंग। कार्डिंग का मतलब होगा धुनाई। धुनाई की जाती किस लिए है? धुनाई की प्रक्रिया के द्वारा ही जो हमारे फाइबर होते हैं, जो आपका काटन होता है, काटन से अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए आपकी कार्डिंग की जाए। इसका होता है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब कंघी करना। कंघी से आप लोग देखते हैं कि बाल को कंघी करते हैं तो बाल हमारे जो समानांतर हो जाते हैं, एक सीधी रेखा में प्राप्त हो जाते हैं। और वही प्रक्रिया उसी के आधार पर पुनः वहाँ पर उसकी छटाई कर सकते हैं, तो कॉम्बिंग की प्रक्रिया होती है। पुनः उसके बाद होती है ड्रॉबिंग। ड्रॉबिंग का तात्पर्य होता है खींचना, फिर वहाँ से उसको खींचा जाता है। और रोविंग घुमाना, घुमाया। यहाँ पर देखिए स्लीवरिंग। स्लीवरिंग का तात्पर्य होता है पोनी। इसको हिंदी में देखेंगे तो पोनी बनाना, इसकी हिंदी होती है पोनी बनाना। और यह हमको तो बहुत परेशान किया, हम नहीं समझ पाते थे कि पोनी क्या होता है। पोनी आप लोग देखते हैं कि अभी अभी आपकी दीपावली बीती है, एक रुई तो आप लोग देखे होंगे कि नॉर्मली आपको मिल जाती है, आप डाके रुई देखोगे तो तय के रूप में मिलती है। लेकिन वहीं पर आपके मार्केट में रुई को देखेंगे एक समानांतर क्रम से कुछ इस तरह से मोटा सा आपको बंडल एक सीधा मिल जाएगा। और इसी में ऐसे फाइबर के रेशे एक दूसरे से लगे हुए ऐसे लंबे से रहते हैं। और यही जो प्रक्रिया होती है इस फॉर्म में लाना, इसी को बोलते हैं पोनी बनाना। और उसी को हिंदी में बोलते हैं स्लीवरिंग। पुनः देखिए स्पाइनिंग माने कि कताई करना। कताई करना यानी कि धागे बनाने की प्रक्रिया से स्टार्ट होती है। जब धागा बन जाता है पुनः आता है वीविंग यानी कि बुनाई करना। और इसके बाद आता है फिनिशिंग। फिनिशिंग मतलब साफ करना। इसके बाद आता है डाइंग यानी कि इसकी जो है रंगना। और या डाइंग किया जाएगा या रंगा जाएगा या इस पर की जाएगी प्रिंटिंग। तो यहाँ से ये इतने हो गए इसके जो है कपास उत्पादन का क्रम। अब कपास उत्पादन का क्रम हो गया। अब यहीं पे आप लोग देख लीजिए इसकी जो भौतिक विशेषताएं होती हैं कॉटन की, भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं। अगर हम इसके भौतिक विशेषताएं की बात करें तो हम जब कॉटन में देखेंगे तो इसका जो होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। और इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछता है कि कॉटन में कितना प्रतिशत सेल्यूलोज की होता है, तो देख लीजिए सेल्यूलोज 90%। आपके जल की बात करें, वाटर की बात करें तो 5 से 8%, यानी कि आपका हो जाएगा 5 से अशुद्धि 5 से 2%। इतनी बात हो गई। अब वहीं पे आपका एक क्वेश्चन पूछता है बार बार प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था को लेकर के, यानी कि हाँ उसको देख लीजिए। यहीं पे आपका जो कॉटन होता है, देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनता है, प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था और पर यहीं पे इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि तनाव सामर्थ्य। कपास में तनाव सामर्थ्य पाया जाता है, कपास में तनाव सामर्थ्य पाया जाता है। तनाव सामर्थ्य का तात्पर्य है कि यानी कि यदि हम उसको खींचे तो उसको सह सके, उसकी सहने की कुछ क्षमता हो, वो आपका तनाव सामर्थ्य है। लेकिन वहीं पर जो प्रत्यास्था की बात होती है, यदि हम उसको खींचें तो वह कुछ फैल जाए, और फैल तो गया लेकिन यदि हम पुनः उसे छोड़ दें तो वह पुनः अपने भूतपूर्व आकार को ग्रहण कर लें, यह उसकी होती है प्रत्यास्था। और वहीं पर जब प्रतिस्कंदता की बात होती है तो किसी वस्तु को कोई भी रेशा यदि उसे हम दबाने पर उसका जो वॉल्यूम था, जो आयतन था, वह कम हो गया, कम होकर के इतना हो गया, लेकिन ज्यों ही इसे हम छोड़ें वह पुनः अपने जो है पूर्व आयतन को प्राप्त कर ले। ये आपका हो गया प्रतिस्कंदता। और इसी को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो यहीं पर तीनों जान लीजिए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ तनाव सामर्थ्य हो गई, यानी कि वह सहता गया, उस पर हम बल लगाए, बाहर की तरफ बल लगाया, वह उसको सहा, और लेकिन वह एक ऐसी स्थिति आ गई कि वहाँ से वह विखंडित हो गया। प्रतिस्कंदता
यानी कि आपकी प्रत्यास्था की बात करें तो प्रत्यास्था यानी कि हमने फैला, उसमें कुछ फैला हुआ, जैसे कि आपका रबड़ देख लें, कुछ खींचते हैं उसको फैलता है, लेकिन जो ही उसको हम छोड़ देते हैं पुनः अपनी भूतपूर्व अवस्था में आ जाता है। और प्रत्यास्कंदता, उसको दबाएं, उसका आयतन कम हुआ, लेकिन उसको जो ही छोड़ें तो वह अपने भूतपूर्व आयतन को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ से आपको तीनों कॉन्सेप्ट प्राप्त हो गए होंगे, कन्फर्म हो गया होगा। यानी कि इसमें जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ तो पाई जाती है, लेकिन प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता का अभाव पाया जाता है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, प्रत्यास्था प्रतिस्कंदता की बात हो गई। अब देखिए, जब काटन हमारा जो होता है, इसका रंग होता है वह फेड सफ़ेद होता है। काटन फेड सफ़ेद होता है। और हमने आपको शायद एक चीज़ में मिस कर गया बताने को, जो काटन होता है सफ़ेद होता है, इसीलिए इसे सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका जो रंग वास्तव में रंग होता है वह फेड सफ़ेद होता है। तो फेड सफ़ेद रंग को सफ़ेद कर पाने के लिए इस पर एक रासायनिक परिचर्या की जाती है। उस रासायनिक परिचर्या का नाम है मर्सराइजिंग। जो मर्सराइजिंग परिचर्या होती है, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछता है, मर्सराइजिंग जो आपकी मर्से नहीं बल्कि मर्सराइजिंग होता है। मर्सराइजिंग परिचर्या होती है, एक प्रकार की रासायनिक परिचर्या होती है। इससे आपकी चमक बढ़ती है। इसकी अवशोषण क्षमता यानी कि एब्जॉर्प्शन, अवशोषण क्षमता और इसके साथ साथ मजबूती, आपकी जो